बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली खबर जो है वो फिर तुर्की के ड्रोन्स के हवाले से है। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दी थी कि एक और मुल्क जो है वो तुर्की का ड्रोन खरीदने जा रहा है। तुर्की ने ड्रोन्स के मामले में बहुत ज्यादा तरक्की की है। इस वक्त दुनिया में जिन ममालिक के ड्रोन्स मशहूर हैं उनमें अमेरिका, इसराइल, चाइना और उसके बाद जो है अब तुर्की का नंबर आता जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि सेल के अंदर तुर्की जो है इन सब मुल्कों को पीछे छोड़ देगा। अमेरिका के तो मसले बिल्कुल डिफरेंट किस्म के हैं, इसको ड्रोन देना है, इसको ड्रोन नहीं देना। उनके तो पिक एंड चूज बहुत ज्यादा होती है। इसराइल के साथ भी तकरीबन यही मामला है कि इसराइल कुछ को दे सकता है, कुछ को नहीं दे सकता। कुछ ममालिक तो ऐसे हैं जो इसराइल को एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो उनके साथ तो उनकी डिप्लोमेटिक रिलेशंस ही नहीं है, तो वो उनके साथ तो कोई डील हो ही नहीं सकती। चाइना का भी यही सिस्टम है। जो ममालिक इस वक्त अमेरिकन कैंप के अंदर हैं वो चाइना के ड्रोन्स को परचेज नहीं कर सकते। जबकि तुर्की एक ऐसा मुल्क है जिसके ड्रोन्स आई बिलीव के सस्ते भी हैं, अच्छे भी हैं, और वो किसी भी मुल्क को जो है इस वक्त सेल करता जा रहा है। अब ये खबर आई है इस वक्त जो तुर्की का सबसे बेस्ट ड्रोन समझा जाता है, इसका नाम है एकिंसी। एक होता है मेल ड्रोन यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, और एक होता है हेल यानी कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। आई बिलीव कि ये जो एकिंसी ड्रोन है ये एक हेल ड्रोन है, यानी कि ये एक हाई एल्टीट्यूड और लॉन्ग एंड्योरेंस वाला ड्रोन है। अब इसके बारे में तुर्की ने कल एक क्लेम किया है और उन्होंने कहा कि कल इस ड्रोन ने तकरीबन 38,000 फीट को जो है टच किया। 38,000 फीट को टच करना एक बहुत बड़ी बात है। ये एक बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड है। अगर मैं आपको एक कंपैरिजन करके बताऊं कि ये जो F-16 है इसकी जो टॉप सर्विस सीलिंग है वो तकरीबन 50 to 55,000 फीट है, तो 38,000 फीट यानी कि ऑलमोस्ट 40,000 फीट को टच करना एक बहुत बड़ी बात है। और नॉर्मली ये जो जहाज होते हैं, ये F-16 जो है ये कभी भी हर वक्त जो है वो 50,000 फीट के ऊपर नहीं फ्लाई करता। और ये जो कल फ्लाइट तुर्की ने की है एकिंसी की, इसके बारे में उन्होंने कहा कि इस फ्लाइट की जो ड्यूरेशन थी वो तकरीबन 25 घंटे और 46 मिनट की थी। तकरीबन 26 आवर्स तक ये जो ड्रोन था ये हवा के अंदर रहा, और इसी फ्लाइट के दौरान उसने तकरीबन 38,000 फीट से ज्यादा की बुलंदी को टच किया और उसके बाद वो जमीन पे आया। अगर इस तरह के आपके पास हेल ड्रोन्स आ जाएं या इवन मेल ड्रोन्स भी, अब पाकिस्तान आपको जैसे कि पता है विंग लॉन्ग 2 जो है उनको यूज कर रहा है, तो 26 आवर्स तक एक ड्रोन जो है वो हवा के अंदर रह सकता है। उसके अंदर कोई पायलट भी नहीं है। ठीक है, पायलट्स की जॉब्स को तो वो बहुत ज्यादा खतरा होगा, लेकिन इवन देन एक मशीन जो है वो आप कह सकते हैं कि इतनी देर तक हवा में रह सकती है और वो थकेगी भी नहीं, और आपको उसको कोई एक्स्ट्रा पे भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस खबर थी जिसको मैंने सोचा कि आपको सबसे पहले शेयर करूं कि तुर्की जो है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा आगे जाता जा रहा है। एकिंसी की जो फर्स्ट फ्लाइट हुई थी वो दिसंबर 6, 2019 को हुई थी, और आज तक एकिंसी ने तकरीबन 870 सॉर्टीज जो है उनको कंप्लीट कर लिया है, और तकरीबन 7,507 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है इसने अभी तक कवर किया है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी तुर्की के एकिंसी ड्रोन के ऊपर। अगली खबर जो है वो अमेरिका के एक ट्रांसपोर्ट शिप के ऊपर है। आप कुछ दिनों से शायद सुन के बोर होते जा रहे होंगे कि ब्लैक सी के ऊपर आजकल बहुत ज्यादा खबरें आ रही हैं। पहले इंग्लैंड का एक डिस्ट्रॉयर शिप जो था वो ब्लैक सी के अंदर गया, रशियन जहाजों ने उसको मार भगाया। उसके बाद रशियन और डच जहाजों के दरमियान कुछ मसले मसाइल हुए। फिर अमेरिका जो है अब ब्लैक सी के अंदर एक अपनी एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है। कुछ दिन पहले नेटो ने ब्लैक सी के अंदर अपनी एक एयर डिफेंस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था। तो ये बहुत ज्यादा खबरें जो है इस वक्त ब्लैक सी के हवाले से आ रही है। शायद आप बोर भी होते हो, लेकिन ब्लैक सी इस वक्त जो है वो हॉट टॉपिक बना हुआ है। अब एक और खबर आई है कि अमेरिकन नेवी ने अपना स्पीयरहेड क्लास एक्सपीडिशनरी फास्ट ट्रांसपोर्ट जहाज जो है उसको ब्लैक सी के अंदर भेजा है। इसको आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं कि ये नॉर्मल जहाजों से जो है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। इस तरह के जहाज के ऊपर मैंने आपको एक वीडियो भी ऑलरेडी करके दी थी। ये जो स्पीयरहेड क्लास जहाज है ये तकरीबन 600 शॉर्ट टन्स ऑफ मिलिट्री कार्गो जो है तकरीबन 1200 नॉटिकल माइल तक डिलीवर कर सकता है। इसकी स्पीड जो है वो तकरीबन 35 नॉट्स की है। 35 नॉट्स एक अच्छी खासी स्पीड होती है, और इतने ज्यादा कार्गो के साथ इतनी ज्यादा स्पीड को अचीव करना एक अच्छी खासी बात है। अब असल बात यह है कि इसके ऊपर कार्गो किस किस्म का आप लेके जा सकते हैं। इसके ऊपर आप पूरी की पूरी फौज अपनी लेके जा सकते हैं। इसके ऊपर आप एब्राम मेन बैटल टैंक्स लेके जा सकते हैं। अब इस वक्त अमेरिका ने ये शिप जो ब्लैक सी के अंदर भेजा है, इसके ऊपर क्या चीजें पड़ी हुई हैं ये तो अमेरिका ने नहीं बताया, लेकिन डेफिनेटली ये पूरी की पूरी फौज जो है वो ब्लैक सी के अंदर लेके जा सकता है। और पॉसिबिलिटी है कि इस तरह के अगर इकदाम अमेरिका करेगा तो हो सकता है कि कोई भी जंग जो है वो छिड़ सकती है ब्लैक सी के अंदर। जंग ना भी छिड़े तो कोई छोटी मोटी स्कर्मिश हो सकती है इस वक्त ब्लैक सी के अंदर। इस शिप को ऑपरेट करने के लिए तकरीबन 42 मेंबर्स का क्रू होता है। 104 मिशन पर्सनल हो सकते हैं, और इस शिप के ऊपर आप तकरीबन 312 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके भी जा सकते हैं। इस ट्रांसपोर्ट शिप के ऊपर एक फ्लाइट डेक भी है जिसके ऊपर आप एक CH-53 सुपर स्टैलियन हेलीकॉप्टर को लैंड कर सकते हैं। आज की तीसरी खबर जो है वो रशिया के हवाले से है। वैसे नॉर्मली तो हम ये देखते हैं कि अमेरिका और चाइना जो है इस वक्त एक दूसरे के आमने सामने आए हुए हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हुई है वो रशिया और अमेरिका के दरमियान हुई हुई है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लैक सी के अंदर इस वक्त मसले मसाइल चल रहे हैं। अब हुआ यह है कि रशिया ने भी अपनी जो बॉम्बर फ्लीट है उसको बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर दिया, और उसकी एक एक्सरसाइज जो है उसको उन्होंने कंडक्ट किया। इस एक्सरसाइज के अंदर रशिया के Tu-160 बॉम्बर्स और Tu-95 बॉम्बर्स जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। ये एक्सरसाइज काफी दिनों से जारी है, और खबर आई है कि ये 9
जुलाई तक एक्सरसाइज जो है वो जारी रहेगी। ये लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स के साथ एक्सरसाइज जो है ये रशिया ने आर्कटिक रीजन के अंदर कंडक्ट की है। अब जैसा कि आपको पता है कि रशिया वैसे ही बहुत बड़ा मुल्क है, तो ये बॉम्बर्स जो है ये रशिया की एक एयरफील्ड से उड़े और उन्होंने तकरीबन 4000 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया। इन जहाजों के ऊपर लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल जो थे वो लगे हुए थे। इन जहाजों ने ये लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल जो थे ये फायर किए अपने डेजिग्नेटेड टारगेट के ऊपर, और उसके बाद ये जो लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स थे ये अपनी बेस के ऊपर वापस आ गए। बल्कि दूसरी तरफ आप सिर्फ अमेरिका को कंसिडर न करें, दूसरी तरफ आप पूरे का पूरा नेटो शामिल है। इस वक्त नेटो और रशिया जो है वो एक दूसरे के सामने आए हुए हैं। इस वक्त नेटो जो है वो ब्लैक सी के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव है और रशिया जो है वो या तो फार ईस्ट की तरफ अपने एसेट्स को शिफ्ट कर रहा है या उसने अब नॉर्थ के अंदर आर्कटिक के अंदर उसने ये जो एक्सरसाइज है इसको कंडक्ट किया और इसके अंदर उसने लाइव मिसाइल्स फायर किए हैं और लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल जो है उनको फायर किया अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स से। तो ये भी एक बेसिकली रशिया की तरफ से एक मैसेजिंग ही है कि अगर आप रशिया को ब्लैक सी के अंदर तंग करेंगे तो रशिया आपको किसी और तरफ जो है वो लेके जाएगा। आज की आखिरी खबर जो है वो पाकिस्तान के सी सुल्तान के हवाले से है। सी सुल्तान जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान का नया लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। ये बेसिकली एम्ब्रेडर कंपनी का बना हुआ लिनियज 1000 रीजनल जेटलाइनर है जिसको पाकिस्तान नेवी जो है एक लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के अंदर शिफ्ट कर रही है। इस वक्त पाकिस्तान नेवी के पास P3C ओरियंस है जो कि MPA का काम करते हैं, यानी कि मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट का काम करते हैं। पाकिस्तान अब बेसिकली जो है ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के तमाम किस्म के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे जान छुड़ा रहा है। P3C ठीक है पुराने हो चुके हैं लेकिन ये बेसिकली बीच में अपग्रेड करवाए थे पाकिस्तान ने और ये इस वक्त भी जो है ये बड़े जबरदस्त हैं क्योंकि इनको अपग्रेड करवाया था पाकिस्तान ने। लेकिन इवन देन अब कुछ ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान नेवी ने अब एक प्लान बनाया कि वो ये जो अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स हैं इनसे टोटली जान छुड़ा लेगी। आपको जेट लाइनर कहीं से भी मिल सकता है, जैसा कि पाकिस्तान नेवी ने ये लिनियज 1000 जेट लाइनर लिया है। इसको अब आपने कन्वर्ट करवाना है एक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट में, तो उसके लिए पाकिस्तान नेवी ने इटालियन डिफेंस कंपनी लियोनार्डो का इंतखाब किया। इसकी कुछ वजूहात हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। बेसिकली इस पहले मुआहदे के अंदर पाकिस्तान नेवी ने 3 ये जो एम्ब्रेडर जहाज हैं लिनियज 1000 वाले इनको इटालियन कंपनी को फराहम किया और सिर्फ 3 जहाजों के ऊपर पहले वर्किंग होगी और इन 3 जहाजों को वो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। टोटल पाकिस्तान नेवी ने ऐसे 10 जहाज जो है उनको मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट बनाना है, लेकिन शुरू के अंदर पाकिस्तान नेवी जो है सिर्फ 3 जहाजों को मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के अंदर कन्वर्ट करेगी। एक लिनियज 1000 एयरक्राफ्ट जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान नेवी के पास है, 2 ऐसे जहाज पाकिस्तान नेवी और खरीद रही है। उसके बाद ये तीनों जहाज जो है ये लियोनार्डो कंपनी को फराहम कर दिए जाएंगे। उसके बाद लियोनार्डो कंपनी जो है इनके डिजाइन को मॉडिफाई करेगी, इनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की इंस्टॉलेशंस करेगी, इनके अंदर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के इक्विपमेंट को इंटीग्रेट करेगी और पूरे का पूरा जो मैरीटाइम पेट्रोल पैकेज होता है वो इन जहाजों के अंदर लगा देगी। उसके बाद इन जहाजों को जो है वो सी सुल्तान पेट्रोल एयरक्राफ्ट का नाम दिया जाएगा। सबसे पहले ये जहाज जो है ये साउथ अफ्रीकन कंपनी है पैरामाउंट ग्रुप, उसके हवाले किए जाएंगे। पैरामाउंट ग्रुप जो है इन जहाजों के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करेगी, कुछ मेंटेनेंस करेगी और कुछ ओवरऑल्स वगैरह करेगी। बेसिकली पिछले साल नवंबर 2020 के अंदर पाकिस्तान नेवी ने 3 कंपनीज को जो है वो चूज किया था और 3 कंपनीज को इवेलुएट किया था कि कौन सी कंपनी जो है वो इन जहाजों को सी सुल्तान के अंदर कन्वर्ट करेगी। एक कंपनी जो थी वो इटली की लियोनार्डो थी, दूसरी जर्मनी की राइनलैंड थी और तीसरी टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज थी। इन तीनों कंपनीज को जब देखा गया तो इनके अंदर से लियोनार्डो कंपनी जो थी वो सबसे बेस्ट समझी गई। उसकी कुछ रीजंस थी। जर्मनी की कंपनी राइनलैंड जो थी उसने पाकिस्तान नेवी के ATR-72 जहाजों को MPA के अंदर कन्वर्ट किया। जब पाकिस्तान नेवी ने ये ATR-72 जहाज जो थे इनको MPA के अंदर कन्वर्ट करना था तो उस वक्त तुर्की की एरोस्पेस इंडस्ट्री जो थी उसने भी इस बिड के अंदर हिस्सा लिया था, लेकिन जर्मन कंपनी को जो है वो सिलेक्ट किया गया था। अब ये सी सुल्तान के लिए भी जर्मन कंपनी, इटालियन और तुर्किश कंपनी जो थी उनको सिलेक्ट किया गया शुरू में, लेकिन अल्टीमेटली जो था ये कॉन्ट्रैक्ट लियोनार्डो यानी कि इटालियन कंपनी को दे दिया गया और उसकी कुछ बेसिक वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि इस जहाज के अंदर जो रेडार लगाया गया है सी स्प्रेड रेडार वो लियोनार्डो कंपनी का बना हुआ है और ये रेडार जो है वो पाकिस्तान नेवी अपने सीकिंग हेलीकॉप्टर्स के अंदर भी यूज कर रही है और पाकिस्तान नेवी यही वाला रेडार जो है अपने ATR जहाजों के अंदर भी इस्तेमाल करती है। दूसरी बात जो इस इटालियन कंपनी के फेवर में गई वो ये थी कि इन जहाजों के ऊपर जो पाकिस्तान नेवी ने टॉर्पीडो रिलीज सिस्टम लगाया हुआ है वो भी लियोनार्डो कंपनी का बना हुआ है, यानी कि ATR जहाजों के ऊपर भी जो टॉर्पीडो रिलीज सिस्टम है वो भी इस लियोनार्डो कंपनी का बना हुआ है। सी सुल्तान के ऊपर भी जो टॉर्पीडो रिलीज सिस्टम लगेगा वो भी इस लियोनार्डो कंपनी का बना हुआ ही होगा। इटली की ये जो लियोनार्डो कंपनी है ये पाकिस्तान के साथ बहुत देर से काम करती आ रही है और पाकिस्तान एयरफोर्स के जो मिराज 3 जहाज है जिनके अंदर ग्रिफो रेडार्स लगे हुए हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स के जो F7PG हैं उनके अंदर भी ग्रिफो रेडार्स लगे हुए हैं, वो इसी लियोनार्डो कंपनी के फराहम करदा है। उसके बाद आपको पता है कि पाकिस्तान ने इस कंपनी से AW139 हेलीकॉप्टर्स भी परचेज किए थे और इसके अलावा पाकिस्तान ने लियोनार्डो कंपनी से M109 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, ये बेसिकली रिफर्बिश्ड आर्टिलरी थी, ये पाकिस्तान ने लियोनार्डो कंपनी से हासिल की थी। तो पाकिस्तान के इस इटालियन कंपनी से बहुत ज्यादा देर से ताल्लुकात हैं और अब पाकिस्तान नेवी ने जो है इसको सिलेक्ट किया है अपने सी सुल्तान जहाज के लिए। तो दोस्तों होपफुली
आपको आज की खबरें और आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।